चंद्रपुर नाम का एक गांव था जिसमें लता नाम की एक विधवा औरत रहती थी और उसकी 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम गायत्री और छोटी बेटी का नाम कलावती था। कहने के लिए लता एक विधवा औरत तो थी, लेकिन जो उससे बन पड़ता था वो काम करती थी और अपनी दोनों बेटियों की परवरिश करती थी। बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं कमाती थी, जिससे अपनी बेटियों को उसने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया था। 10वीं क्लास के पूरे होते ही उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी थी। बड़ी बेटी के पति का नाम मुरली था। मुरली एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम कर रहा था। मुरली का घराना लता के घराने से थोड़ा बहुत बेहतर ही था, जिससे बिना कुछ सोचे समझे उसने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी थी। मुरली एक बहुत ही अच्छा लड़का नहीं था, जितना कि वो लोग समझते थे। हमेशा से ही छोटी बेटी कलावती पर नजर रखे रहता था। उसकी बुरी नजर की बात माँ और उसकी बड़ी बहन को पता चल जाती है, जिससे उन लोगों ने सोच लिया था कि अब छोटी बेटी की शादी भी किसी न किसी एक अच्छे लड़के से कर देंगे। इतनी बात सोचना ही था कि उनको एक किसान का रिश्ता मिल जाता है। उनको पता चलता है कि वो लड़का बहुत अच्छा है और मेहनती भी है और उसका नाम कमल था। बिना देर किए लता उसकी बेटी की शादी कमल के साथ करवा देती है। कमल अपनी माँ सावित्री के साथ मिलकर रहा करता था और वो उनके गांव के पास ही में रहता था। एक बार की बात है, शादी हुए कुछ महीनों बाद कमल को कुछ काम आ जाता है और वो कहता है कि उसको खेती में थोड़ा सा काम है, जिसको खत्म करके आएगा। कला कला सुनती हो, मुझे ना खेती में थोड़ा सा काम है। मैं जाकर एक बार वो सब देख कर आता हूँ। तुम माँ का अच्छे से ख्याल रखना। और माँ, ये कला कह रही थी कि उसको चक्कर आ रहा था सुबह में, थोड़ा उसका भी तुम ध्यान रखना। मैं बस यूं गया और यूं आया। तुम दोनों अपना पूरा ख्याल रखना। हाँ, तो मैं चलता हूँ। ये सब कुछ कहकर कमल अपने काम के लिए निकल जाता है। बाहर धूप बहुत ही तेज थी, जिससे कमल की आंखें चकराने लगी। उसका सर बहुत जोरों से घूमने लगा। बेचारा बेहोश होकर वहीं सड़क पर गिर जाता है। उसको ऐसी हालत में देखकर सड़क पर जा रहे कुछ लोग, अरे अरे मेरा बेटा, क्या हो गया मेरे बेटे को? कमल बेटा, ऐसे बेहोश क्यों पड़ा है ये? बोलो ना, क्या हुआ इसको? इस तरह कमल की माँ बहुत ही घबराती हुई रोती चिल्लाती वहाँ पहुँचती है। उसकी सारी आवाजें सुनकर कलावती भी अंदर से घबराती हुई बाहर आ जाती है। तभी ठीक कमल को होश आता है। अपनी आंखें खोलकर वो कहता है, माँ, परेशान मत हो माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बाहर धूप ही इतनी तेज है ना, बस इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा चक्कर आ गया था। कमल को ये बात पता थी कि कमल बीमार है। उसको दिल की कोई ऐसी बीमारी है जिससे वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। इसीलिए हमेशा अपनी माँ के लिए चिंतित रहता कमल शादी कर लेता है। वो ये सोचता है कि कमल चाहे उसके साथ रहे या ना रहे, लेकिन उसकी पत्नी उसके माँ के साथ हमेशा रहेगी। इतना सोचकर कमल ने कलावती से शादी की थी। उसको होश आने के बाद कमल को ये बात याद आई थी कि बेचारी कलावती भी बीमार है। उसका सर भी चकरा रहा था। ये बात याद आकर अपनी पत्नी से कहता है, कला, वैसे मैं पूछना ही भूल गया, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सुबह तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी ना? बताओ, अब तुम्हें थोड़ा बेहतर लग रहा है? अरे हाँ बेटा, तूने बहुत अच्छे समय याद दिलाया। तुझे पता है, कलावती माँ बनने वाली है और तू बाप बन जाएगा अभी। तुझे पता है मैं इस बात से कितनी खुश हूँ। आजा बेटा कला, तू भी ना यहाँ बैठ जा, मैं तुम दोनों का मुंह मीठा करती हूँ। इतना कहकर वो अंदर चली जाती है। ये बात सुनकर कमल की तो धड़कनें रुक जाती है। उसने सोचा कि जो कुछ उसने किया था उसका असर कितने लोगों पर पड़ेगा। ये बात जानने के बाद कि उसकी पत्नी माँ बनने वाली है, बहुत ज्यादा सोचने लगा। उसको ये लगने लगा कि उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो, क्योंकि उसको ये बात पता थी कि वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन उस वक्त उसने सिर्फ अपने माँ के बारे में सोचा था। लेकिन अब वो सोचने लगा कि अगर उसे कुछ हो जाएगा तो उसकी पत्नी और उसके होने वाले बच्चे और तो और उसकी माँ का भी जीना हराम हो जाएगा। ये बात ही सोच सोचकर बहुत परेशान हो रहा कमल पहले से ही बीमार था और इन सारी सोचों की वजह से और ज्यादा टूट चुका था, जो कि उसकी सेहत के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं था। ऐसे ही
एक दिन की बात है। बेचारा कमल बहुत परेशान सोचते सोचते ही सो जाता है और नींद में ही वो मर जाता है। ये बात जानने के बाद घर की सारी परिस्थिति बदल गई थी। उसकी माँ भी बहुत परेशान थी और कलावती भी अपने होने वाले बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। सारे लोग बहुत ज्यादा रोते हैं, लेकिन इनके इतना बहुत ज्यादा रोने के बावजूद भी कमल वापस आने वाला नहीं था, जिससे सारे लोग भगवान की यही मर्जी समझकर चुप हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय गुजर गया था। एक बार की बात है कि कमल की माँ कलावती से ये कहती है कि अब वो बूढ़ी हो चुकी है, उसके लिए ज्यादा कुछ मेहनत नहीं कर पाएगी और हो सकता है कि शायद उसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाएगी। पहले से ही वो बेचारी गर्भवती है और ये भी कहती है कि उनका जो खेत है वो भी तो गिरवी में रखा हुआ है और उनके यहाँ 2 गाय रहते थे, उनको भी वो बेच देगी और खुद का गुजारा किसी न किसी तरह कर लेगी। और इतनी बात कहकर वो अपनी बहू से माफी भी मांगती है। कलावती ये सब कुछ सोचकर बिना देर किए उसकी सास से ये कहती है, अरे माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको ऐसे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? नहीं माँ जी, मैं तो यहीं रहूंगी और आपके साथ ही रहूंगी। क्यों? आपने ऐसे क्यों सोचा? आपका मन नहीं है क्या आपके पोते को अपनी गोदी में उठाकर खिलाने का? हम तीनों साथ मिलकर हमेशा रहेंगे माँ जी, इस बात को आप याद रख लेना। हाँ। बहू की ये बात सुनकर सावित्री बहुत ज्यादा परेशान होती है। दुखी होकर कहती है कि नहीं बेटा, अब तो तुझे 4वां महीना है और पोषणदार खाना नहीं खाएगी तो तुझे पोषण कहाँ से मिलेगा? और अगर मैं कुछ काम करूँगी तो शायद हमारे जिंदगी गुजारने के लिए उतना पैसा काफी नहीं होगा। अब मैं क्या करूँ क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सारी बात सुनकर फिर से बहू उससे कहती है, माँ जी, वैसे ना मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। जितने पैसे हमारे पास है ना, उतने ही खर्च में मैं आपको थोड़ा सा सामान बताऊंगी और जाकर आप वो सारा सामान लाकर मुझे दे दीजिए। और हाँ माँ जी, मुझे ना डोसा बनाना पता है, क्योंकि मेरे पिताजी डोसा बेचने का ही काम करते थे ना। एक बार की बात थी माँ जी कि मेरी बहन बहुत तंग कर रही थी कि उसको कुछ अलग सा खाना है। तब मेरी माँ ने शक्कर मिलाकर मीठे डोसा बनाए थे और वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट भी था माँ जी। कुछ हम भी ऐसा ही नया वाला करते हैं और ऐसे चॉकलेट की डोसा बड़ों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे, जिससे शायद हमारा काम भी अच्छा चल जाए। बहू की ये बात सुनकर सावित्री कहती है कि ठीक है, जैसा उसको ठीक लगेगा वैसा करे, लेकिन जो कुछ भी करे घर में बैठकर करे। और उसने जो कुछ भी बनाया हो वो सारी की सारी एक टोकरी में डालकर वो गली के बाहर जाएगी और उन चीजों को बेचेगी। अगर लोगों को सच में बहुत अच्छा लगा तो हम इन दोनों गाय को बेचकर एक छोटा सा ठेला लगा लेंगे और फिर उसमें कमाई करने का कोई अच्छा सा रास्ता ढूंढ लेंगे। क्योंकि सारी मेहनत सिर्फ कलावती ही करे, ये बात सावित्री को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हर वक्त अपनी बहू का पूरा साथ देती थी। हाँ बेटी कला, बता दे कि कौन कौन सा सामान तुझे चाहिए। मैं बाजार जाकर सारा सामान लेकर आऊंगी, ठीक है ना? लेकिन हाँ बेटी, अपना पूरा ख्याल रखना जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊंगी। सास की कही बातें सुनकर कलावती भी इसके लिए तैयार हो जाती है, लेकिन कहती है कि मीठा डोसा बनाने के लिए शक्कर या गुड़ की जगह वो चॉकलेट का इस्तेमाल करेगी, जिससे ये बात भी लोगों को नई लगेगी और बच्चों को खाने में भी बहुत ज्यादा ही मजा आएगा। माँ जी, आपको पता है, आपके बेटा ना हमेशा मुझसे कहा करते थे कि अगर हम कोई भी काम शुरू करेंगे, कुछ अलग और नया तरीका इस्तेमाल करना चाहिए जो कि लोगों को बहुत ही अलग और नया दिखाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर हमारे डोसा में शक्कर या गुड़ की जगह हम चॉकलेट मिलाएंगे तो वो देखने में ही नहीं, सुनने में भी बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए तो ये सारी तैयारी की थी मैंने। बस अब एक ही इच्छा है कि हमारा काम अच्छे से निकल जाए। क्या कहती हैं आप? हाँ बेटी, तेरा ये ख्याल तो बहुत अच्छा है। मैं जाकर अच्छा सा आटा और बढ़िया वाले चॉकलेट लेकर आती हूँ। जैसे तूने सोचा वैसे करना, ठीक है? जैसा उसकी सास ने कहा था वैसे ही
सारा सामान लाकर उसकी बहू को दे देती है। कलावती ने जैसे सोचा था वैसे ही डोसा का सारा सामान उसने तैयार कर लिया था। आटा मिलाती है और चॉकलेट भी उसमें मिलाकर नए तरीके के चॉकलेट वाले डोसा बनाती है और सारे के सारे डोसा अपनी सास को दे देती है। फिर सावित्री उन सारी चीजों को एक टोकरी में लेकर बाजार की तरफ चली जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है कि गर्मा गर्म चॉकलेट के डोसा आओ और जल्दी खरीद कर खा लो, ठंडे हो जाएंगे तो स्वाद कम हो जाएगा। ये सारी बात सुनकर गांव वाले थोड़े से चौंक जाते हैं और बहुत ही हैरानगी से उसके पास आते हैं। सोचते हैं कि चॉकलेट वाला डोसा, ये तो सुनने में बहुत ही अलग और नया लग रहा है। और तो और छोटे बच्चे भी अपने माता पिता से जिद करने लगे कि उनको ये चॉकलेट वाला डोसा खाना ही है, जिससे सारे लोग एक ही बार में उसके पास जमा हो जाते हैं और पूरे के पूरे डोसा खरीद कर खा लेते हैं। ये सब कुछ देखकर सावित्री बहुत खुश हो जाती है और उसकी टोकरी भी पूरी तरह से खाली हो जाती है। उस खाली टोकरी को लेकर वो अपने घर वापस पहुंचने ही वाली थी कि रास्ते में एक आदमी उसको रोक लेता है और उससे कहता है, अरे चाची जी, आपने जो मीठे डोसे बनाकर बेचे वो सच में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थे। और तो और उन डोसा बनाने के लिए जो चीजें आपने इस्तेमाल किए थे वो भी बहुत ही अच्छे थे। मैं तो बस एक बात कहने के लिए आपको रोक लिया था। वो बात असल में ये है कि कल मेरे बेटे का जन्मदिन है और मैं चाहता हूँ कि आपके ये चॉकलेट वाला डोसा हमारे घर पूरे 50 पहुँचा दो, क्योंकि मेरे बेटे के सारे दोस्त वहाँ पर रहेंगे ना। भूलना मत चाची जी, वक्त पर पहुँच जाने चाहिए डोसा। उस आदमी की ये बात सुनकर सावित्री बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उतनी ही खुशी से जाकर ये सारी बात अपनी बहू कलावती से कह देती है। बेटी कला, वैसे एक बात कहूँ, तू मेरे घर की बहू बनकर आई, ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है बेटा। क्योंकि तुझे पता है ना आजकल के जमाने की बहुएं कैसी होती है। मुझे अकेला छोड़कर जाना तुझे पसंद नहीं था। तेरे इस बड़प्पन को, तेरे इतने प्यारे दिल को मैं कैसे समझूं? लेकिन भगवान ने तेरी सुन ली बेटा। तुझे पता है जितने भी डोसा हमने बनाए थे सारे के सारे ही बिक गए बेटा। और तो और एक आदमी ने आकर कहा था कि कल उसके बेटे का जन्मदिन है और उसको 50 चॉकलेट के डोसा चाहिए। मैं तो ये सुनकर बहुत खुश हो गई थी। अरे वाह माँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। और वैसे माँ जी, आपका दिल तो बहुत अच्छा है माँ जी, क्योंकि मैं इतनी गरीब घराने की लड़की थी, फिर भी आपने मुझे अपने घर की बहू बनाया। और तो और आज देखो ना, बहू से भी ज्यादा आप मुझे अपनी बेटी मानती हैं और इतनी मेहनत करती हैं ताकि मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना हो। सच कहती हूँ माँ जी, आप मेरी माँ बनी, मेरा मतलब है कि आप मेरी सास बनी। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ माँ जी, क्योंकि मैं बहुत नसीबों वाली हूँ जो कि मुझे आप जैसी सास मिली। बहू की सारी बात सुनकर सावित्री उससे कहती है कि कल शाम तक डोसा बहुत ज्यादा बनाने चाहिए और इसके लिए जितना सामान जरूरी होगा मैं सारा का सारा सामान लेकर पहुँच जाऊंगी। और हाँ, ये भी कहती है कि कल जिन लोगों ने हमको ऑर्डर दिए थे उनके डोसा सबसे पहले बनाकर देने होंगे। और उसके साथ साथ ये भी कहती है कि बाजार जाकर वो उनकी दोनों गाय को भी बेच देगी और एक छोटी सी बंडी खरीद लेगी, जिससे काम करने में उसको थोड़ी आसानी मिल जाएगी। जैसा उन लोगों ने सोचा था वैसे ही किया था। सावित्री ने उसके दोनों गाय बेच दिए थे और उन पैसों से जितना भी सामान चाहिए था सारा का सारा लाकर अपनी बहू को दे देती है। और बहू भी मन लगाकर सारा काम करती है और बहुत जल्दी जल्दी ही अपना काम खत्म करती है। जैसे सावित्री ने सोचा वैसे ही जिन आदमी ने उसको डोसा का ऑर्डर दिया था उनको उनके डोसा वापस दे देती है और बचे हुए सारे डोसा लेकर दोबारा से बाजार चली जाती है। उनके बनाए डोसा गांव के सारे लोगों को बहुत पसंद आने लगे, जिससे उसके वो सारे के सारे डोसा फिर से बिक जाते हैं। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए थे। अब कलावती बच्चा पैदा करने ही वाली थी। कुछ समय बाद कलावती को एक बहुत ही सुंदर सा बेटा पैदा हो जाता है, जिसको देखकर सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। चॉकलेट के डोसा के साथ साथ उन लोगों ने सादे तरीके के डोसा भी बनाने शुरू किए थे। उनका काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। कलावती ने सोचा कि उसकी माँ उसके घर पर अकेली है, क्यों ना उसको उसके घर बुला ले,
जिससे उसकी काम में सहायता भी हो जाएगी और बच्चे को उसकी नानी का प्यार भी मिलेगा। ये सोचकर अकेली जी रही कलावती की माँ को वो अपने पास